जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नयनशिका राठौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके की क्लास कर रहे हैं और आज स्टैटिक जीके की 6th क्लास होने वाली है। इसके पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और जो वेटलैंड साइट और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके ऊपर क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर देखें। आज जो ये क्लास होने वाली है वो होने वाली है टाइगर रिजर्व के ऊपर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक लास्ट क्लास का करेक्शन करना चाहती हूँ, जो कि पीपीटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने गलत बोला था, तो वो मैं आपको पहले करेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो जो कल वेटलैंड साइट मैंने बताई गई थी, मैं एमपी की बात कर रही हूँ। एमपी की जो मैंने 5 वेटलैंड साइट बताई थी आपको, एमपी में टोटल 5 वेटलैंड साइट है, जिनमें से पहली है भोज। भोज जो कि भोपाल में है और 2002 में इसे वेटलैंड साइट बनाया गया था। उसके बाद सेकेंड आती है सांख्य सागर। सांख्य सागर जो कि है शिवपुरी में। 2022 में इसे वेटलैंड साइट बनाया गया था। उसके बाद आती है सिरपुर। सिरपुर तालाब, ये इंदौर में है और 2022 में इसे वेटलैंड साइट बनाया गया था। उसके बाद फोर्थ आती है यशवंत सागर। ये इंदौर में है और 2022 में इसे वेटलैंड साइट बनाया गया था। जो यशवंत सागर है, इसे मैंने कल गलती से शिवपुरी बोल दिया था कि ये शिवपुरी में है, ये इंदौर में है। इसे आप जरूर करेक्ट करेंगे। और जो फिफ्थ है तवा जलाशय। फिफ्थ है तवा जलाशय जो कि नर्मदापुरम में है और 2024 में इसे वेटलैंड साइट बनाया गया था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए एमपी से रिलेटेड कि न्यूएस्ट रामसर साइट कौन सी बनाई गई है, तो वो तवा जलाशय है। ये 2024 में बनाई गई है, न्यूएस्ट है ये। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन 5 में से लार्जेस्ट कौन सी है, तो वो लार्जेस्ट भी यही वाली है। लार्जेस्ट भी यही वाली है। और अगर पूछ ली जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट है सिरपुर तालाब। ये जो है ये स्मॉलेस्ट है। इसे आप करेक्ट करेंगे। अगर कल मैंने यहाँ पर यशवंत सागर को शिवपुरी बताया था, तो इसे आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म पर जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में एक टाइम पे 10 चीजें चल रही होती है, तो कभी कभी चीजें हो जाती है। तो ये आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। एमपी में जो है, एमपी में टोटल 5 वेटलैंड साइट है। भोज जो कि भोपाल में है, 2002 में बनी थी। ये फर्स्ट वेटलैंड साइट है एमपी की फर्स्ट वेटलैंड साइट है। सांख्य सागर जो है वो शिवपुरी में है। 2022 में ये तीनों साथ में बनाई गई थी। सिरपुर तालाब जो है इंदौर में है, 2022 में है। और यशवंत सागर इंदौर में, जो कि 2022 में बनाई गई थी, ये तीनों 2022 में बनाई गई थी। और लेटेस्ट है तवा जलाशय जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है और 2024 में से बनाया गया था। न्यूएस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो वो सिरपुर तालाब है। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व हम पढ़ने वाले हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पहले हम देखने वाले हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या होता है? बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहां पर उनको रखा जाएगा, वहां पर उनका संरक्षण किया जाएगा। उन्हीं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया एक ऐसा क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली जो एसएससी वाली एग्जाम्स होती है उनमें पूछे जाते हैं। थोड़ा डीप में असर्शन रीजन में पूछ ले जाएंगे या फिर 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत। तो उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं मेनली
ये पूछे जाने वाले कि एक जो नेशनल पार्क है, ये अगर इतना बड़ा एरिया नेशनल पार्क का है तो इसके अंदर हम टाइगर रिजर्व बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये पूरा टाइगर रिजर्व है तो क्या हम उसके अंदर एक नेशनल पार्क बना सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। नहीं, टाइगर रिजर्व के अंदर हम नेशनल पार्क नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये एरिया पूरा नेशनल पार्क का है, नेशनल पार्क में आप लोगों को पता होगा, नेशनल पार्क में सभी तरह के जीव जानवर रहते हैं, यहाँ पर सभी तरह के नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन जो ये एक एरिया बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर को ही रिजर्व किया जाता है। इस एरिया में सिर्फ टाइगर मतलब बाघ ही रहेंगे, इन्हीं के संरक्षण के लिए बनाया जाता है एक ये एरिया। तो नेशनल पार्क के अंदर एक एरिया टाइगर के लिए रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन एक टाइगर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क नहीं बनाया जा सकता। सेम चीज होती है सेंचुरीज में, यानी कि अभ्यारण्य में, जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें भी ये सेम चीज लागू होती है कि ये जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की जगह अगर यहाँ पर सेंचुरी होती है, यानी कि एक अभ्यारण्य के अंदर टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है, लेकिन टाइगर रिजर्व के अंदर एक सेंचुरी या नेशनल पार्क नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें इस स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो टाइगर रिजर्व है वो नेशनल पार्क या सेंचुरी के अंदर बनाया जाता है, या फिर टाइगर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाया जाता है। ऐसे आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जा सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं टाइगर रिजर्व के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है इसको बनाने के। तो वो है बाघों की आबादी को बचाना, बाघों के आवास को संरक्षित करना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, यानी कि टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन, टू प्रिजर्व द हैबिटेट टाइगर्स, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन सिर्फ आपको समझने के लिए है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हिस्ट्री कहाँ से इसकी शुरुआत होती है टाइगर को रिजर्व करने की। तो शुरुआत होती है 1972 से। 1972 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम लाया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम लाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। उस टाइम पे बाघों की जो कुल संख्या थी वो थी 9, यानी कि 1972 में एक एक्ट लाया जाता है। एक्ट कौन सा होता है? वो होता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है यानी कि 1973 में, तो 1973 में अगर पूछ लिया जाए कि बाघों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 9। उस टाइम पर 9 टाइगर रिजर्व टाइगर थे। उसके बाद आता है पहला जो रिजर्व बनाया गया था इस एक्ट के तहत, वो था उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया था, तो वो था उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का बनाया गया था। उसके बाद 2005 में एक बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की स्थापना की गई थी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जा सकता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। 2005 में इसकी सिफारिशें की गई थी और इस्टेब्लिश ये हुआ था दिसंबर 2005 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसको जो कानूनी दर्जा यानी कि वैधानिक निकाय बनाया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे वैधानिक निकाय बनाया गया था वर्ष 2006 के संशोधन के द्वारा। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि बाघ टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशें कब दी थी, तो वो दी थी 2006
2005 में 2005 में दी थी। स्टैब्लिश ये कब हुआ था? तो दिसंबर 2005 में स्टैब्लिश हो गया था। अगर पूछ लिया जाए कि इसे कानूनी दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे वर्ष 2006 में संशोधन के द्वारा इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया था। सिंपली अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कानूनी दर्जा कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 2006 में। 2006 में दिया गया था इसे। उसके बाद आ जाते हैं पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 29 जुलाई 2010 को। 29 जुलाई 2010 को बाघ दिवस मनाया गया था। पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था 29 जुलाई 2010 को ये मनाया गया था। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये जो है ये 29 जुलाई है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये आप इतना याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है भारत का जो वैश्विक स्थिति में और भारत की जो स्थिति है वो हम देख लेते हैं। भारत का जो योगदान रहे वो 80% है, यानी कि भारत में विश्व के 80% बाघ, भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। जनगणना की अगर हम बात करें तो हर 4 साल में एक बार बाघों की जनगणना होती है। आखिरी बार 2022 में हुई थी और पहली बार हुई थी 2016 में। ये याद रखेंगे, बाघों की जो जनगणना होती है वो हर 4 साल में होती है। उसके बाद 80% जो बाघ हैं वो इंडिया में ही हैं। विश्व के 80% बाघ जो है वो इंडिया में है। पहली जनगणना हुई थी 2006 में हुई थी, 2006 में पहली जनगणना होती है। भारत में पहली बार बाघों की जनगणना 2006 में की गई थी। 1411 उस टाइम पे बाघों की संख्या थी। उस टाइम पर बाघों की संख्या कितनी थी? 1411 थी। उसके बाद बाघ रेंज देश वो होते हैं जहां पे बाघ जो है स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यानी कि उनके लिए कोई ऐसा बाउंड्री सेट नहीं की गई है कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही घूमने वाले हैं। बाघों के लिए जो स्वतंत्र एरिया है यहाँ, यानी कि जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वो बाघ रेंज देश होते हैं। कुल संख्या 13 है। कुल जो संख्या है वो इन देशों की 13 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से पूछा जाता है कि जो बिग कैट होती है, बिग कैट कौन कौन सी? टोटल 7 बिग कैट मानी जाती है और भारत में उनमें से कौन सी नहीं है, भारत में, या फिर कितनी है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। कितनी नहीं है ये पूछ लिया जाएगा, और कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये हम देखेंगे 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है। भारत में जो ये विचार है वो आया था सबसे पहले 2019 में। 2019 में आया था इंडिया में 2019 में इसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था। अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 15वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया था। पूछ लिया जाए कि भारत ने इस पर कब विचार किया था, तो वो किया था 2019 में, और अप्रैल 2023 में जाकर इसको प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। 50वीं वर्षगांठ क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1973 में। आपको पता होना चाहिए 1973 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अप्रैल 2023 में जो बिग कैट अलायंस है इसके ऊपर बात की गई थी। विचार 2019 में आया था इसके ऊपर। अब ये याद करने वाली चीज है कि 7 टोटल जो बिग कैट है वो कौन कौन सी है। तो 7 जो है बिग कैट वो है टाइगर यानी कि बाघ, शेर, चीता, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड होता है, तेंदुआ, लेपर्ड, और जो 2 है वो है प्यूमा और जेगुआर। प्यूमा और जो जेगुआर है वो दोनों भारत में नहीं है। बाकी जो ये 5 है वो भारत में पाए जाते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि कौन से भारत में है, कौन से भारत में नहीं है, कितने हैं, कितने नहीं है, और कौन कौन से नहीं है ये पूछा जाएगा, या फिर कौन कौन से है ये पूछा जाएगा।
तो ये चीजें आपको याद रखनी। कौन कौन से है? टोटल 7 है। बाघ है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, जेगुआर है और प्यूमा है। प्यूमा और जेगुआर इंडिया में नहीं है, बाकी 5 इंडिया में मौजूद है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो उपलब्धियां हैं ये देखेंगे हम। T2 अवार्ड जो है, T2 अवार्ड ये क्या होता है? ये है इस अवार्ड की जो घोषणा हुई थी वो 2010 में हुई थी। 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर इसकी घोषणा की थी। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में इसकी शुरुआत मानी जाती है। 2010 में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 2010 में। ये आप याद रखेंगे। पहली बार जो कि भारत का जो पहला कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो इसमें शामिल हुआ था, जिसे ये अवार्ड दिया गया था, तो वो था पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 से 2018 के लिए इसे अवार्ड मिला था। पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जिसे टी टू अवार्ड मिला था, TX2 अवार्ड मिला था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। 2014 से 2018 के लिए इसे अवार्ड ये दिया गया था। उसके बाद जो नवीनतम रिजर्व अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का माधव उद्यान, जो कि भारत का 58 नंबर का है। भारत का ये 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और जो कि एमपी का 9th है। एमपी का अगर पूछ लिया जाए तो ये एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है। एमपी का ये 9th टाइगर रिजर्व है। और इंडिया का 58 नंबर का यह टाइगर रिजर्व है, न्यूएस्ट है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो सेंसस हुए थे। अभी हम बात कर रहे थे कि 2006 में पहली बार जनगणना होती है। कब शुरू होती है? 2006 में होती है। ये होती है शुरुआत 2006 में। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुए हैं वो हुए हैं 2022 में। हर 4 साल में सेंसस होते हैं। यहाँ याद रखेंगे आप, हर 4 ईयर, हर 4 साल में सेंसस होते हैं। 2022 में अभी लेटेस्ट हुए हैं। उसमें देख लेते हैं टॉप कौन सा है। तो टॉप में आता है मध्य प्रदेश। टॉप में है मध्य प्रदेश। स्टार्टिंग के आप 3 क्रम से सीक्वेंस में याद रखेंगे। 785 785 टाइगर जो है एमपी में है और सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है। कर्नाटक आता है सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, 563 है यहाँ पर। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 560 है। उत्तराखंड में है 560। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र 444, तमिलनाडु में है 306, असम में है 227, केरला में है 213, उत्तर प्रदेश में 205 है, वेस्ट बंगाल में 101 है और राजस्थान में है 88। यानी कि ये टॉप 10 है। टॉप 10 अगर आप याद कर सकें तो अच्छा है, लेकिन टॉप 3 तो आप सीक्वेंस में याद करेंगे। एमपी हमेशा टॉप पे ही रहता है। और उसके बाद आता है कर्नाटक और थर्ड पे आता है उत्तराखंड। अब जो लास्ट सेंसस हुए थे 2018 में हुए थे। 2018 में हुए थे, उसके बाद 2022 में हुए थे। अब यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में बिग कैट नंबर्स कितने हैं, यानी कि जो हमने अभी देखा था प्यूमा और जेगुआर को छोड़कर जो बाकी 5 हैं वो बिग कैट हमारे इंडिया में मौजूद हैं, तो उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2018 में 2967 यानी कि 2967 थे। और जो कि 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गए। 3682 हो गए। 2012 का आप लेटेस्ट वाला ही याद रखेंगे, इसे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट टाइगर नंबर्स किस स्टेट में है वो है जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पर 2018 और 2022 में कितने डिफरेंस आए हैं वो बताया गया है। यानी कि ये जो ब्लू कलर, ये वाला जो कलर है वो अपना 2018 वाले सेंसस बता रहा है और रेड वाला जो है वो अभी 2022 वाला बता रहा है। तो एमपी में 2018 में 526 थे। एमपी में 2018 में 526 थे, जो कि बढ़ के कितने हो गए 2022 में 785 हो गए हैं। कर्नाटक में 524 थे। कर्नाटक में 524 थे जो कि बढ़कर 563 हो गए हैं, जो कि बढ़ के 563 हो गए हैं। उत्तराखंड में पहले 442 थे जो कि बढ़ के 560 हो गए हैं। ये तीनों का आप याद रख लें, अच्छा ही है कि अगर पूछ लिया जाए कि कितने से बढ़कर कितने हो गए तो वो आपको याद होना चाहिए 2018 के भी। उसके बाद आगे देखते हैं
रिजर्व विथ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन किस नेशनल पार्क में है या फिर किस टाइगर रिजर्व में है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, सबसे ज्यादा। टॉप आप याद रखेंगे किस नेशनल पार्क में है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 260 है, 2018 में 231 थे, 231 से बढ़कर 260 हो चुके हैं। कहां पर? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। उसके बाद दूसरा आता है बांदीपुर। बांदीपुर है कर्नाटक में, जहां पे 126 से बढ़कर 150 हो गए, 126 से बढ़कर 150 हो गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है नागरहोल, जो कि अगेन कर्नाटक में ही है, 127 से बढ़कर 141 हो गए हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आता है बांधवगढ़, जो कि एमपी में है। बांधवगढ़ है एमपी में, 104 से बढ़कर 135 हो गए, 104 से बढ़कर 135 हो गए हैं। दुधवा, दुधवा जो है यूपी में है, 82 से बढ़कर 135 हो गए यहाँ पर। और मुदुमलाई जो कि तमिलनाडु में है, 114 हो गए हैं। काजीरंगा में 104, कान्हा में 105 और जो सुंदरवन है वहां पर 100 हो गए हैं। तो आप टॉप 3 या फिर टॉप 5 याद रख सकते हैं कि टॉप 5 कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, ये याद रखेंगे। स्टेट टॉप 3 याद रखना जरूरी है। टॉप 10 अगर याद कर लें सीक्वेंस में वो ठीक है, लेकिन टॉप 3 के आप नंबर्स भी याद रखेंगे। उसके बाद 2018 और 2022 में अगर हम देखें, अगर तुलना करने के लिए अगर स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ भी टॉप 3 याद रख लेंगे। उसके बाद लोएस्ट टाइगर नंबर किन स्टेट में है, लोएस्ट टाइगर नंबर किस स्टेट में है, तो वो देखते हैं। नागालैंड, नागालैंड और मिजोरम में एक भी नहीं है, नागालैंड मिजोरम में एक भी नहीं है। झारखंड, झारखंड में पहले यानी कि 2018 में 3 थे, जो कि अब घटकर 1 ही हो गया है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन किन स्टेट में बाघों की संख्या 2018 की तुलना में 2022 में कम हुई है, तो वो होगा झारखंड, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड मिजोरम में 0-0 है, पहले भी 0 थे, अभी भी 0, यानी कि ना बढ़े हैं ना घटे, कुछ भी नहीं हुआ है इधर। झारखंड में 3 थे, 3 से घटकर 1 हो गया है। गोवा में 3 से ये बढ़कर 5 हो गए, 3 से बढ़कर 5 हो गए हैं। अरुणाचल में अगेन 29 से ये घटकर 9 हो गए हैं, 29 से घटकर ये 9 हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि लोएस्ट टाइगर कहां पर है, तो वो नागालैंड, अगर मिजोरम, सबसे पहले तो ये दोनों आएंगे, 0-0 है। और अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो फिर झारखंड आएगा, गोवा आएगा और अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये संख्या याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कहां पर कम हुए हैं या फिर बढ़े हैं। कहां पे है सबसे कम, कहां पर है? झारखंड में है, उसके बाद है गोवा और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। इतना आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी ये टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। 58th टाइगर रिजर्व अभी बताया था, माधव टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, माधव टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, ये माधव। और ये जो माधव है वो एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है, एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है कॉर्बेट या फिर रामगंगा, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, 3-4 साल हुए शायद। कॉर्बेट जिसका नाम रामगंगा भी है, क्योंकि रामगंगा नदी यहां से निकलती है। ये जो रामगंगा है ये रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी है जो यहाँ से निकलती है, इसलिए इसे रामगंगा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं या फिर कॉर्बेट इसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है राजाजी, जो कि अगेन उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में 2 है, कॉर्बेट और राजाजी, कॉर्बेट और राजाजी, कॉर्बेट और राजाजी जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़। ये पीलीभीत आपको याद होगा, इसको अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड था ये? TX2 अवार्ड। और ये अवार्ड पाने वाला ये पहला टाइगर रिजर्व था पीलीभीत, पीलीभीत जो कि यूपी में है। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़। ये जो अमानगढ़ है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बफर जोन है। यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बफर जोन है, ये आप याद रखेंगे। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़ जो है वो यूपी में है। पीलीभीत जो है इसे अवार्ड मिला था, फर्स्ट अवार्ड इसी को मिला था। उसके बाद आ जाते हैं एमपी में।
एमपी में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। 9th टाइगर जो रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि हमने देखा था, और इंडिया का 58th नंबर का टाइगर रिजर्व है और लेटेस्ट है। तो एमपी में जो 9 है वो है कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, रातापानी, वीरांगना, दुर्गावती, माधव और बांधवगढ़। ये 9 आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, रातापानी, वीरांगना, दुर्गावती, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, आगे देखते हैं। ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 25 दिसंबर 2020 को 25 दिसंबर 2020 को भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पर शुरू की गई थी, तो वो है एमपी के बांधवगढ़ उमरिया। उमरिया में आता है ये नेशनल पार्क जो है बांधवगढ़, ये आता है उमरिया में, ये है उमरिया में। बांधवगढ़ उमरिया में आता। उसके बाद आगे देखते हैं, ये आप डेट याद रखेंगे कब शुरू किया गया। तो 25 दिसंबर 2020 को भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई थी ये। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, कमलंग और पक्के। नामदफा, कमलंग और पक्के, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और जो नामदफा है वो विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि टॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? ये नामदफा है। नामदफा की बात है ये। नामदफा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। असम में कौन कौन से? असम में है मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा। मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद बिहार में जो है वाल्मीकि, बिहार में है वाल्मीकि एक ही है। झारखंड में है पलामू। पश्चिम बंगाल में 2 है। कौन कौन से? सुंदरवन और बुक्सा। जो सुंदरवन है वो आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये, और रामसर साइट में भी है ये। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा भी है जो कि टाइगर रिजर्व है, यानी कि पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरवन और बुक्सा। 2 टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। मिजोरम में है दाम्पा। ओडिशा में है सिमलीपाल, सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ पर है? ओडिशा में है सिमलीपाल और सतकोसिया। उसके बाद आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 है, छत्तीसगढ़ में 4 है। कौन कौन से हैं? उदंती सीता नदी, अचान कमार। ये अचान कमार जो है एमपी के अमरकंटक में भी है, यानी कि जो एमपी वाला ये वाला जो एरिया है, एमपी में जो ये वाला एरिया है ये अमरकंटक वाला एरिया है। अमरकंटक वाला एरिया है। इस साइड जो है छत्तीसगढ़ आ जाता है, इस साइड जो है ये छत्तीसगढ़ आ जाता है। मैप में आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है अमरकंटक वाला एरिया है। तो ये अचान कमार जो है वो अमरकंटक में भी आता है, यानी कि एमपी के अमरकंटक में फैला हुआ है, और यहाँ पर इधर छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ से है, तो वो आप नाम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का। एमपी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। अचान कमार छत्तीसगढ़ ही लिखेंगे आप, क्योंकि एमपी में अचान कमार को टाइगर रिजर्व नहीं बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। अचान कमार छत्तीसगढ़ लिखेंगे आप। इंद्रावती और गुरु घासीदास यानी कि तमोर पिंगला, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला, इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। राजस्थान में टोटल 5 है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। इसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं? मेलघाट, ताडोबा अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर और पेंच। मेलघाट, ताडोबा अंधारी,
सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर और पेच। बोर और पेच यानी कि टोटल कितने हो गए ये हो गए हैं टोटल कितने 6। जो पेच है, पेच सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है तो वो है पेच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पेच नहीं, ये बोर है। सबसे सबसे छोटा जो है वो बोर है, सबसे छोटा बोर है। उसके बाद आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछ लिया जाए तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो वो है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व स्मॉलेस्ट है। और अगर लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा है तो वो आप बताइएगा, मैंने अभी बताया था। तेलंगाना, कांवल, अमराबाद। तेलंगाना में कौन सा है, कांवल है और अमराबाद है। कांवल है और अमराबाद है। कर्नाटक में जो है वो है बांदीपुर, भद्रा, दांदेली, अंशी, दांदेली, अंशी, नागरहोल, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। कौन कौन से हैं, 5 है टोटल। बांदीपुर, भद्रा, दांदेली, अंशी, नागरहोल और बिलीगिरी। ये 5 याद रखिएगा, पांचों कर्नाटक के हैं। केरल के 2 हैं। कौन कौन से हैं, पेरियार है और परम्बिकुलम। पेरियार और परम्बिकुलम 2 है केरल के। तमिलनाडु के है कलाकड़, मुडुनथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमलाई और विलीपुथुर मेघामलाई। श्री विलीपुथुर मेघामलाई। कौन कौन से हैं, कलाकड़, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्री विलीपुथुर मेघामलाई। ये है कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। उसके बाद याद रखेंगे। आगे देखते हैं टोटल 58 हो गए हैं ये यहाँ पे। ये आप अगर मैप से याद रखना चाहें कि कितने किस किस स्टेट में है तो टॉप में आता है एमपी में सबसे ज्यादा है। एमपी में है टोटल 9, कर्नाटक में है 7, उत्तराखंड में है 6, महाराष्ट्र में है 6, तमिलनाडु में 6, राजस्थान में 5 है, केरला में 5 है, आंध्र प्रदेश में 4 है, तेलंगाना में 4 है, यूपी में 4, ओडिशा में 4, छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड में 4, वेस्ट बंगाल में 4। उसके बाद गुजरात में 3, बिहार में 2, असम में 2, मिजोरम में 2 और 1 अरुणाचल प्रदेश और 1 मेघालय में है। टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद मोस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में है, सिंगल एक है। टाइगर रिजर्व आर डिक्लेयर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973। उसके बाद 58 टाइगर रिजर्व विच आर स्प्लिट अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा, एक बार वो देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। एमपी में जो है, एमपी में टोटल 9 है। कान्हा, बांधवगढ़, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में 6 है। मेलघाट, ताडोबा अंधारी, पेच, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीर और बोर। उसके बाद कर्नाटक में जो है ये 5 है, बांदीपुर, भद्रा, काली, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगनाथ। उसके बाद तेलंगाना में जो है वो है कवल और अमराबाद। उसके बाद तमिलनाडु में है ककड़ार, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्री विल्लीपुथुर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट है कौन सा, महाराष्ट्र का, ये स्मॉलेस्ट है। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड का ये जिम कॉर्बेट जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आप याद रखेंगे। कहां पर कौन से स्टेट में कौन सा है वो याद रखेंगे। कौन से है, उत्तराखंड में है राजाजी और कॉर्बेट, उत्तर प्रदेश में है दुधवा और पीलीभीत, मिजोरम में जो है, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा, पक्के और कामलांग, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा, मिजोरम में जो है ये दंपा, बिहार का है वाल्मीकि,
झारखंड का है पलामू, छत्तीसगढ़ का है इंद्रावती, उदंती, अचानकमार, गुरु घासीदास। ये अचानकमार जो है एमपी के अमरकंटक में भी फैला हुआ है, एमपी के अमरकंटक, एमपी के अमरकंटक तक ये फैला हुआ है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अचानकमार टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो एमपी अगर ऑप्शन में हो तो वो नहीं लगाना है, छत्तीसगढ़ लगाना है, छत्तीसगढ़ में है अचानकमार। उसके बाद असम में है मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। उसके बाद राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलपुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें इसे। उसके बाद कुछ मेन ऑफ इंडिया है, मेन ऑफ इंडिया है, इनको भी यहीं पर देख लेते हैं साथ में। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, इनको बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो वो आएंगे कौन, कैलाश, कैलाश सांखला। लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया जाए कि टाइगर मैन कौन है, अगर पूछ लिया जाए कि टाइगर मैन कौन है, तो वो है वाल्मीकि थापर। टाइगर मैन, सिर्फ अगर पूछा जाए कि टाइगर मैन कौन है तो वो है वाल्मीकि थापर। और अगर पूछा जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है तो आप लगाएंगे कैलाश सांखला। उसके बाद आगे देखते हैं एलिफेंट, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया ये कौन है, तो ये है अजय देवकी। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया है अजय देवकी। उसके बाद बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। उसके बाद आते हैं स्नेक मैन ऑफ इंडिया, स्नेक मैन ऑफ इंडिया रोमुलस विटकर, रोमुलस विटकर। ये जो रोमुलस विटकर है ये क्रोकोडाइल के भी है, क्रोकोडाइल के भी है, ये क्रोकोडाइल मैन ऑफ इंडिया रोमुलस विटकर, जो कि स्नेक के भी है, स्नेक और क्रोकोडाइल दोनों की ये रोमुलस विटकर। उसके बाद है टर्टल, टर्टल मैन ऑफ इंडिया ये है शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह याद रखेंगे। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू, सत्यभामा दास बीजू, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया है सत्यभामा दास बीजू। उसके बाद है वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया ये है राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया ये है राजेंद्र सिंह। उसके बाद आते हैं सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी, सॉइल मैन ऑफ इंडिया, सॉइल मैन ऑफ इंडिया अगर पूछ लिया जाए तो ये है सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर। उसके बाद है पॉन्ड, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि जलाशय, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया रामवीर तंवर, रामवीर तंवर। उसके बाद है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है जादव पायेंग। एक बार और रिवाइज करेंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो कैलाश सांखला, और अगर टाइगर मैन सिर्फ पूछा जाए तो वो है वाल्मीकि थापर। उसके बाद है एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देवकी है। उसके बाद बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली है। उसके बाद स्नैक मैन और क्रोकोडाइल मैन ऑफ इंडिया वो है रोमुलस विटकर, रोमुलस विटकर। टर्टल मैन ऑफ इंडिया शैलेंद्र सिंह, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया है सत्यभामा दास बीजू, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, सॉइल मैन ऑफ इंडिया है सुभाष पालेकर, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया है रामवीर तंवर, रामवीर तंवर है पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है जादव पायेंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व कंसेप्ट जो है उसमें देख लेते हैं। ये जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया था, इसका जो नामकरण है वो किया गया था यूनेस्को के द्वारा। प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए इसका नाम रखा गया था। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास है ये। MAB प्रोग्राम यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि 1971 में चलाया गया था, 1971 में इसे शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारना, लोगों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों को सुधारना। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास के संतुलित प्रयास पर काम करता है। यूनेस्को के द्वारा कुछ ऐसे नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी है जिनको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है, जो कि जैव विविधता के अनुसार इम्पोर्टेंट होते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, जो लोगों और पर्यावरण के बीच के संबंधों को सुधारने पर काम करते हैं। इसी के ही अंडर एक MAB प्रोग्राम चलाया जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया था 1971 में, ये शुरू किया गया था।
तो वो अगर पूछ लिया जाए कि टोटल इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो टोटल तो 18 है, टोटल तो 18 है। लेकिन अगर उनमें से पूछ लिया जाए कि मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिए कितने को सिलेक्ट किया गया है, तो टोटल 13 है। टोटल 13 को मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है एमपी के। आगे देखते हैं इंडिया के टोटल 13। आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है ये, इसके 3 जोन होते हैं। कौन कौन से 3 जोन हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला होता है कोर सेक्टर, पहला होता है कोर सेक्टर, यानी कि ये वाला है कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में मानव की सारी गतिविधियां बंद होती है। यहाँ पर किसी का भी यानी कि मानव का हस्तक्षेप होता है, यानी कि मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है, जीरो हस्तक्षेप होता है यहाँ पर। यानी कि ये जो होता है सबसे अंदर का हिस्सा होता है, एक तो ये होता है सबसे अंदर का हिस्सा होता है, और किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है। कोई भी कार्य इस वाले एरिया में यानी कि कोर में नहीं किया जा सकता है। पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। दूसरा आता है वो है बफर जोन। बफर जोन का क्या होता है, यहाँ पर कुछ काम के लिए मानव की गतिविधियां होती है, जैसे कि रिसर्च या फिर एजुकेशन या फिर टूरिज्म की यहाँ पर कुछ हद तक यानी कि सीमित गतिविधियों की यहाँ पर अनुमति होती है। शिक्षा, पर्यटन और शोध के लिए कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, कोर के जो चारों ओर का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला है, ये है बफर जोन। ये वाला एरिया है बफर जोन, कोर के चारों ओर का क्षेत्र, ये बफर जोन है। कोर अगर पूछा जाए, कोर जहां पर मानवीय गतिविधियां शून्य है, जहां पर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है, ये पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद आता है बफर जोन, जो कि ये वाला एरिया है, ये है बफर जोन, जो कि कोर के चारों ओर वाला एरिया है। कुछ हद तक यानी कि सीमित गतिविधियों की यहाँ पर अनुमति होती है, जैसे कि आप शोध, रिसर्च या फिर एजुकेशन पर्पस से अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर अनुमति होती है। तीसरा जो आता है वो आता है संक्रमण क्षेत्र। तीसरा जो आता है संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन, यहाँ पर मानव की गतिविधियों के लिए कोई भी किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ये सभी के लिए खुला है, ये वाला एरिया सबके लिए खुला होता है, यानी कि ये जो है सबसे बाहरी हिस्सा है। कोर के बाद आता है बफर, और बफर के बाद आता है संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन वाला, जो कि सबसे बाहरी हिस्सा होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है। स्थानीय लोग यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पर रहते हैं, खेती करते हैं, रहते हैं, और यहाँ पर विकास के साथ साथ पर्यावरण को बचाने का काम होता है। विकास के साथ पर्यावरण को बचाने का काम होता है। कहाँ पर होता है, संक्रमण के लिए। तो अगर पूछ लिया जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व के कितने जोन हैं, तो वो 3 हैं, कोर, बफर और संक्रमण। कोर में बिल्कुल भी गतिविधियां नहीं होती है, मानव की एक भी गतिविधियां वहां पर नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा बफर जोन, वहां पर सीमित गतिविधियां होगी, और जो संक्रमण है वो मानवों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखते हैं भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल है 18, टोटल 18 है। और इन 18 में से MAB प्रोग्राम में कितने हैं, टोटल 13। MAB प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं कितने, 13 आते हैं। और जो MAB प्रोग्राम चलाया गया था वो चलाया गया था 1971 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा है, तो पहला है 1986 में बनाया गया था, नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है। नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तमिलनाडु में है, 1986 में बनाया गया था। सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए तो वो है कच्छ जो कि गुजरात में है, कच्छ जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए, डिब्रूगढ़ सेखोवा जो कि असम में है, डिब्रूगढ़ सेखोवा असम में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, सबसे पहला है 1986 में बना था। सबसे बड़ा है कच्छ जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा जो है वो है डिब्रूगढ़ सेखोवा जो कि असम में है।
765 किलोमीटर का एरिया है इसका, और 1997 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और उसके बाद जो आता है पहला समुद्री अगर पूछ लिया जाए, यानी कि फर्स्ट मैरिन कौन सा है, तो वो है मन्नार जो कि तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार 10,500 किलोमीटर का एरिया है इसका। 10,500 किलोमीटर का एरिया आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। फर्स्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और समुद्री कौन सा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो बना था फर्स्ट है नीलगिरी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले एरिया में। आपको पता होगा ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर आता है तमिलनाडु। ये वाला जो एरिया है ये है तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु के यहाँ पर है। ये है केरल और जो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है कर्नाटक। तो ये जो नीलगिरी इन तीनों के यहाँ कुछ एरिया में आता है, यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में ही फैला हुआ है नीलगिरी। और अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो वहां पर आप तमिलनाडु को ही लगाएंगे। और अगर तीनों ही हो ऑप्शन में तो ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में ही ये फैला हुआ है। उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद है नंदा देवी जो कि 1988 में बना था। राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही बना था 1988 में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में 1988 में बना था। 1989 मन्नार की खाड़ी जो कि हमने अभी देखा था, क्या है ये, पहला तमिलनाडु में है ये। और जो मन्नार वाला है ये है पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। फर्स्ट समुद्री है, और इसका जो एरिया है वो है 10,500 किलोमीटर। ये याद रखेंगे, पहला समुद्री यानी कि फर्स्ट मैरिन, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 1989 में बना है। इसका आप ईयर याद रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट समुद्री है। उसके बाद ये फर्स्ट है इसलिए इसको याद रखेंगे, ये सेकंड है इसलिए इसको भी याद रखेंगे। स्टेट याद रखेंगे, नीलगिरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और अगर एक ही स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो वहां पर आप लगाएंगे तमिलनाडु, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो तमिलनाडु में फैला हुआ है। उसके बाद 1988 में नोकरेक बना था। नोकरेक है मेघालय में। उसके बाद सुंदरवन है पश्चिम बंगाल, आपको पता ही होगा। ये एक तो रामसर साइट है, कल हमने डिटेल में इसको देखा था। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। उसके बाद टाइगर रिजर्व भी है ये। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। ईयर याद रखेंगे एमपी वाले स्टूडेंट, 1999 में पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। पंचमढ़ी को कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था, मध्य प्रदेश का है। उसके बाद आगे देखते हैं, 2005 में अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। लेकिन अगर आपसे टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए, अगर अचानकमार में टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाए तो टाइगर रिजर्व के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे छत्तीसगढ़, लगाएंगे। किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। किसके लिए लगाएंगे, टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर रिजर्व के लिए छत्तीसगढ़ लगाएंगे अचानकमार को। और अगर एमपी में जिला पूछ लिया जाए तो अचानकमार अमरकंटक है।
2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है ये। उसके बाद 2008 कच्छ का रण, 2008 कच्छ का रण गुजरात में है ये, 2008 कच्छ का रण गुजरात में है ये, जो कि लार्जेस्ट है, जो कि लार्जेस्ट है। अभी देखा था हमने, गुजरात में है ये, गुजरात में है। और ये 12,454 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कौन सा है? गुजरात में, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। उसके बाद है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में 2009 में बना था, ये 2009 में बना था। ये याद रखेंगे क्योंकि ये जो है कोल्ड डेजर्ट, ये मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि 1971 में शुरू किया गया था, उसमें अभी ही लेटेस्ट में यानी कि लास्ट में ऐड हुआ है, यही हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि नया कौन सा टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में जुड़ा है, तो वो आएगा कोल्ड डेजर्ट। यानी कि इसको मिला के 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में जुड़े हैं। तो ये लेटेस्ट है, लास्ट है, अभी जुड़ा है, 1971 का मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम है। उसके बाद है कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में है बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमलाई, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में है, केरल और तमिलनाडु दोनों में है अगस्तमलाई। बड़ा निकोबार तो अंडमान निकोबार में है ये। उसके बाद डिब्रू सिखोवा असम में है, जो कि स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। अभी देखा था इसका एरिया कितना है, ये डिब्रू सिखोवा असम में है, स्मॉलेस्ट है, 765 किलोमीटर है। 1997 में ये बना था बायोस्फीयर रिजर्व, 1977 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था डिब्रू सिखोवा असम में है, डिब्रू सिखोवा असम में है, स्मॉलेस्ट है। उसके बाद शेषाचलम पहाड़ियां जो कि आंध्र प्रदेश में है, शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। एमपी वाले याद रखेंगे 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, पन्ना टाइगर रिजर्व। उसके बाद आ जाते हैं आगे, आगे ये हो गए ये जो टोटल 18, टोटल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक बार और इनको देखेंगे, एक बार और देखेंगे इनको। पहला कौन सा है? नीलगिरी 1986 में बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक राज्य पूछे तो तमिलनाडु लगाइएगा क्योंकि सबसे बड़ा एरिया तमिलनाडु में आता है नीलगिरी का। सेकेंड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी है, उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी पहला समुद्री है, तमिलनाडु में है। नोकरेक मेघालय, सुंदरवन जो कि रामसर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पश्चिम बंगाल। मानस असम, सिमलीपाल ओडिशा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आएगा इसमें। कच्छ का रण गुजरात में है जो कि लार्जेस्ट है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में ये अभी जुड़ा है, लेटेस्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में है। बड़ा निकोबार अंडमान निकोबार में, डिब्रू सिखोवा असम में है जो कि स्मॉलेस्ट है। शेषचलम पहाड़ियां जो कि है आंध्र प्रदेश में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। ये 18 के 18 याद रखने बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, उसके बाद आगे आ जाते हैं ये जो है ये बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये जो है सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और इनमें भी जो ये ब्लू कलर के जो राउंड बने हुए हैं, जिन जिन बायोस्फीयर पर ब्लू कलर के जो राउंड बने हुए हैं, ये मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया जो ग्रीन कलर वाले हैं, और जो ग्रीन के ऊपर ब्लू कलर वाले डॉट हैं, ये है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में, मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो जुड़े हुए हैं ये है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? नीलगिरी जो कि तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है। मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में कब जुड़ा? ये 2000 में जुड़ा। बना कब था? ये 1986 में बना था, 1986 में बना था। और क्या था? फर्स्ट है। तो अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कौन सा है जो मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में जुड़ा था, तो वो भी
कौन सा है आपका, नीलगिरी ही है, नीलगिरी। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु 2001 में है, 2001 में जुड़ा था। सुंदरबन भी वेस्ट बंगाल में है, 2001 में जुड़ा था। जो गल्फ ऑफ मन्नार है पहला समुद्री है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में जुड़ा। नंदा देवी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में जुड़ा था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में जुड़ा था। सिमलीपाल ओडिशा 2009 में जुड़ा था, यानी कि 2009 में 3 जुड़े थे, 2009 में ये 3 जुड़े थे। 2001 में 2 जुड़े थे, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा। उसके बाद चांदकमार अमरकंटक 2012 में जुड़ा था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है ये। ग्रेट निकोबार 2013 में जुड़ा था। अगस्त मलाई जुड़ा था 2016 में। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में जुड़ा था ये। पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में 2020 में जुड़ा था, 2020 में। और अगर डेट भी पूछ ली जाए तो डेट आती है 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। वैसे डेट नहीं पूछी जाती, सिर्फ ईयर ही पूछा जाता है। ईयर आप याद रखेंगे, 2020 में जुड़ा था ये, 2020 में जुड़ा था। और अभी जो लेटेस्ट है जो कि 2025 में जुड़ा है, 2025 में जुड़ा है, वो है कोल डेजर्ट, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का। 13th नंबर का है ये, और यही है न्यूएस्ट, यही है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अभी जुड़ा है, लेटेस्ट है, 2025 में जुड़ा है। कौन कौन सा है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा। उसके बाद चांदकमार अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ में है, 2012 में जुड़ा। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पन्ना मध्य प्रदेश और कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 2025 में जुड़ा है। 13th नंबर का है, न्यूएस्ट है, इसको याद रखेंगे। टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व आर इंक्लूडेड इन द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं, भारत में टोटल कितने हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब कि ऐसा एक समृद्ध एरिया जहां पर फ्लोरा और फोना की इतनी ज्यादा अधिकता है, संकटग्रस्त स्थिति में है, जिनका संरक्षण करना जरूरी है, तो उस एरिया को हॉटस्पॉट बना दिया जाता है, जो कि संकट की स्थिति में है। ऐसे स्थान जहां पर समृद्ध जैव विविधता यानी कि फोना और फ्लोरा का मतलब पौधे होता है, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधे, और फोना मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु। तो जहां पर फ्लोरा और फोना की बहुत सारी तरह के विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रजातियां फ्लोरा और फोना की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती है, जिनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फ्लोरा और फोना की सर्वाधिक प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जो संकट की स्थिति में है, जिनका संरक्षण आवश्यक होता है। ऐसे एरिया को जैव विविधता हॉटस्पॉट या फिर हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। तो फोना जो है, फोना होते हैं समस्त जीव जंतु जो होते हैं उनको फोना कहते हैं, और जो समस्त पेड़ पौधे होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं। तो इनमें अगर कंफ्यूजन ना हो आपको तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये जो फ्लोरा है, फ्लोरा यानी कि फूल या फ्लावर, तो फ्लोरा से आप याद रखेंगे क्या, पेड़ पौधे, फूल क्या है, पौधे ही है ना, तो उसको आप ऐसे याद रखेंगे। बच्चा क्या है, फोना, तो फोना आ जाएगा समस्त जीव जंतु में, ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट। भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट है, कितने हैं, टोटल 4 हॉटस्पॉट है, ठीक है। कौन कौन सा है, पहला आता है हिमालयी क्षेत्र, हिमालयन रीजन, जिसके अंतर्गत
भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया के क्षेत्र आते हैं। भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया के क्षेत्र आते हैं। आपको पता होगा जो हिमालय है, हिमालय रेंज अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो वो नीचे अंडमान निकोबार तक उसकी जाती हैं। जो ये एरिया आपको दिखाई देता है, ये वाला जो आपको एरिया दिखाई देता है, ये भी हिमालयन रेंज का ही है। ये एरिया जो है पूरा हिमालयन रेंज वाला एरिया है। तो जो हिमालयी क्षेत्र है भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया में है, नॉर्थ और साउथ इंडिया में ये वाला एरिया, भूटान, भूटान वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया है ये इधर जो चला जाता है, ये पूरा एरिया, साउथ इंडिया वाला भी एरिया इसमें आता है। उसके बाद जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये वाला जो है ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आता है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका ये यहाँ पर है, यहाँ पर है ये महाराष्ट्र, इधर आता है ये कर्नाटक, यहाँ पर है केरल, और ये जो है ये श्रीलंका, ये भी पश्चिमी घाट के अंदर ही आता है। उसके बाद इसमें है अगस्त्यमलाई शांत घाटी, अगस्त्यमलाई शांत घाटी पूर्वी हिमालय में, उत्तर पूर्वी भारत से भूटान तक की पूर्वी हिमालय में जो है, पूर्वी घाट नहीं है ये पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट का एरिया जो है इसमें हॉटस्पॉट में नहीं आता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है कि पूर्वी घाट एक एरिया है या नहीं हॉटस्पॉट में, तो पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय यानी कि उत्तर पूर्वी भारत से भूटान तक का एरिया, भारत से लेके भूटान तक का वाला एरिया पूर्वी हिमालय। उसके बाद आ जाते थर्ड इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन जो कि पूर्वी बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक है। भारत का इसमें छोटा सा भाग शामिल है, भारत का इसमें छोटा सा भाग शामिल है। पूर्वी बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक, पूर्वी बांग्लादेश ये यहाँ पर है, बांग्लादेश से लेकर मलेशिया, ये बांग्लादेश से लेकर मलेशिया वाला एरिया, इसमें भारत का कुछ एरिया शामिल है। तो इंडो बर्मा रीजन थर्ड है। उसके बाद चौथा आ जाता है सुंदरवन क्षेत्र, चौथा आ जाता है सुंदरवन क्षेत्र जो कि समस्त आइलैंड्स इसमें आते हैं, समस्त आइलैंड्स इसमें आते हैं। कौन कौन से हैं? थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। वो भारत का जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है वो इस सुंदरवन वाले एरिया में आते हैं। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। समस्त आइलैंड्स इसमें आते हैं। कौन कौन से हैं? क्या क्या है यहाँ पे? थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के अंडमान निकोबार तक सुंदरवन रीजन में आते हैं ये। अगर चारों आपसे पूछ लिया जाए तो कौन कौन से? हिमालय क्षेत्र आएगा, पश्चिमी घाट आएगा, उसके बाद आएगा इंडो बर्मा रीजन और लास्ट आएगा सुंदरवन क्षेत्र, यानी कि 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में। उसके बाद ठीक है, हो गया तो इसको आप आज यहीं तक रखते हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि कल इसी के साथ लगा हुआ नेशनल पार्क और सेंचुरीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सारा एरिया एक सारा ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये सारे आपके पास पास में रहेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा। बार बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगी चीज़ें। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रामसर साइट में भी है, कुछ टाइगर रिजर्व में भी है, तो कुछ अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन है। तो ये चीज़ें सारी साथ में रहेगी तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो कल जो है हम नेशनल पार्क और सेंचुरी पर बात करेंगे। और जो कल वाली लास्ट जो वीडियो था उसका जो करेक्शन मैंने आपको बताया था वो प्लीज़ कर लीजिएगा। जो यशवंत सागर है वो इंदौर में है, ना कि शिवपुरी में है, उसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं कल, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।